डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। और उसमें जो एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। वन इज़ कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो पहले हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन पढ़ेंगे। तो मैंने अभी कहा कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हमें दो किस्म के यहाँ पे मिलते हैं। वन इज़ फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद ए सूटेबल अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड कैटलिस्ट। तो वहाँ पे हमें अल्काइल बेंजीन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे इट इज़ बेंजीन। बेंजीन को सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये R ग्रुप इसमें आ जाता है, यहाँ से H रिप्लेस होकर R यहाँ पे आ जाता है, तो अल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है। जिस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलता है और जो H यहाँ से निकलता है वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाता है। तो इस रिएक्शन में चूँकि हमने बेंजीन में इंट्रोड्यूस किया अल्काइल ग्रुप, तो इसी वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा ही मैंने लिखा यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। Alkyl substituted benzene may be prepared by the reaction between benzene and a suitable alkyl halide। जब हम बेंजीन और suitable alkyl halide को आपस में react करवाएंगे in presence of Lewis acid, we will get alkyl substituted benzene। It is alkyl substituted benzene and this reaction is called फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से होती हैं, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, this reaction it occurs in following steps। first step is that is generation of electrophile। एक्चुअली यहाँ से जो अल्काइल हैलाइड है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है बाय रिएक्टिंग विद दिस AlCl3 और AlCl3। अगर आप एल्युमिनियम को यहाँ पे देखेंगे, एल्युमिनियम के साथ ऑलरेडी 3 क्लोरीन है। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे 2, 4, 6 और 8, तो क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, मगर एल्युमिनियम के तीसरे शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 2, 6, तो एल्युमिनियम के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो इसकी वजह से जो Cl एज Cl नेगेटिव इसके साथ इंटरेक्ट करता है AlCl3 के साथ। तो यहाँ पे AlCl3 इसके साथ अटैच होगा Cl, चूँकि इसकी एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, तो Cl इसको अटैक करेगा एज Cl नेगेटिव। तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव और इसके साथ अटैच रहेगा R पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट में अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है R पॉजिटिव, इनफैक्ट यही एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यही जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बनता है, जिसको बनाने में हेल्प करते हैं हमें यहाँ पे AlCl3। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही जो ये अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ रिएक्ट करता है फिर बेंजीन। तो दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये R पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक इस जानिब होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगी इस तरह से। और जब ये इसके साथ अटैच होगा, रिएक्ट करेगा एज फुली R पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड उस वक्त पूरा ब्रेक होगा इस तरफ,
ये निकलेगा AlCl4 नेगेटिव यहाँ पे। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ये रेजोनेंस दिखाएगी। तो ये जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ जा सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी जिस तरह से इस स्ट्रक्चर में है। इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो इस जानिब रेजोनेंस दिखाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रेजोनेट करेगी, तो जिसकी वजह से जिसका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से यहाँ पे हम डॉटेड ये पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये रेजोनेट कर रहे हैं इस कार्बन से इस कार्बन तक, एंड इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया है इट इज़ इन फैक्ट कार्बोकैटायन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कार्बोकैटायन इस वजह से है क्योंकि इट इज़ अ केमिकल स्पीशीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये फिर रिएक्ट करता है विथ AlCl4 नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे H निकलेगा एज H पॉजिटिव, तो वो H पॉजिटिव को निकालने में AlCl4 नेगेटिव हेल्प हमें करेंगे जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के साथ मिलकर HCl बनाएंगे और AlCl3 रिजनरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर एरोमेटिक रिंग हमें मिल जाएगा। टू दैट एरोमेटिक रिंग और वुड बी अटैच्ड लाइक दिस, सो इट इज़ अल्काइल बेंजीन। तो इस तरह से हमें अल्काइल बेंजीन मिलेगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स है दैट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। यहाँ पे क्या होता है हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं विथ एसिड क्लोराइड या हम एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमने जो एसिड क्लोराइड लिया है दैट इज़ एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली ये वाला पार्ट है इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज दैट एज अ रिजल्ट दिस बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा वही इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होता है तो वहाँ पे H निकलता है जो Cl के साथ HCl बनाता है जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे एस्टोफिनोन बनेगा ये प्रोडक्ट। तो अगर हम ये देखेंगे बेंजीन एंड अदर एरीन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स, या ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन्स। यहाँ पे दे आर एरोमेटिक कीटोन्स, ये एस्टोफिनोन यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। ये अगेन बेंजीन। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, चलो हम ये वाला लेंगे। यहाँ पे कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से ये वाला पार्ट एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होगा तो वहाँ से H निकलेगा एज H पॉजिटिव। तो ये फिर बन जाएगा CH3COO और वो H इस तरह से CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे एस्टोफिनोन अगेन। तो अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में अगर हम एसिड क्लोराइड जनरल रिप्रेजेंट करें और COCl, अगर हम पहले एसिड क्लोराइड को दिखाएंगे यहाँ पे क्या होता है AlCl3 जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्युमिनियम। यहाँ पे Cl निकलेगा एज Cl नेगेटिव, वो AlCl3 के साथ अटैच होकर AlCl4 बनाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगी कार्बन पर। चूँकि इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड तो ये इट इज़ कॉल्ड एसाइलियम आयन, इट शोज रेजोनेंस। ये लोन पेयर ऑक्सीजन का इस जानिब आ जाएगा कार्बन की जानिब, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर चढ़ जाएगी तो ये रेजोनेंस दिखाएगा। और यही जो एसाइलियम आयन इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी तरह से अगर हम एसिड एनहाइड्राइड ले लेंगे जिस तरह से ऊपर मैंने दिखाया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RCOO नेगेटिव ये AlCl3 के साथ अटैच होगा और
और यहाँ पर भी आर सी ओ सी पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ AlCl3 और ये नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे आर सी पर पॉजिटिव चार्ज ओ, आर सी पर पॉजिटिव चार्ज ओ, यहाँ पर भी एसाइलियम आयन जो यहाँ पे रेजोनेंस दिखाकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ सकती हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो एसाइलियम आयन है यही एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इसके बाद का स्टेप होगा, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा विद बेंजीन, जो यहाँ पे स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सी पॉजिटिव के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये इस तरह ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगी जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस जानिब आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी जिस तरह से ये मैंने दिखाया है। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस जानिब आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जिस तरह से ये, तो इस तरह से ये रेजोनेंस दिखाएगा और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक, और ये है HCO और ये है CO डैश R, ये CO डैश R इस तरह से इट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो स्टेप थर्ड है इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है, कार्बोकैटायन, द कार्बोकैटायन लूजेज अ प्रोटॉन टू द बेस AlCl4 नेगेटिव। ये यहाँ पर जो AlCl4 जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तो AlCl4 यहाँ पे रह जाता है, तो ये AlCl4 इट विल एक्ट एज बेस, या यहाँ पे जो ये है इट विल आल्सो एक्ट एज बेस, ये भी H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो टू द बेस AlCl4 नेगेटिव और CO AlCl3 नेगेटिव प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से यहाँ पे H निकलेगा एज H पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स दो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएगा, ये बन जाएगा एरोमेटिक रिंग। टू दैट एरोमेटिक रिंग वुड बी अटैच्ड COR लाइक दिस COR, और ये जो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ HCl और AlCl3, या अगर आप ये लेते हैं तो RCO नेगेटिव, ये यहाँ पे H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके RCOH बनाएगा यहाँ पे, और AlCl3, और यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा विथ AlCl4 नेगेटिव, और ये बन जाएगा विथ RCO AlCl3 नेगेटिव के साथ। तो इट इज़ ऑल्सो एसाइल बेंजीन, और दिस इट इज़ एसाइल बेंजीन। और ये था मैकेनिज्म रिगार्डिंग Friedel-Crafts alkylation and acylation. Thank you dear students. Dear students, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे बेंजीन में। अगर हम बेंजीन ले लेंगे यहाँ पे, तो जो बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अगर हम हाइड्रोजन यहाँ रिमूव करें, कोई भी हाइड्रोजन, क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन दे आर ऑल इक्विवेलेंट, और इसके बदले हम कोई ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करें, लेट और, तो हमें जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, या हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन आएगा वो एक ही किस्म का हमें मिल जाएगा। तो हमें सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाएगा, चाहे ये H रिप्लेस हो, वहाँ पे R हो,
आ जाए वो भी अल्काइल बेंजीन ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल बेंजीन ही बन जाएगा। अगर ये एच रिप्लेस होगा इसके बदले आर आएगा, फिर भी अल्काइल बेंजीन। तो जो बेंजीन में एक एच रिप्लेस करने पर अगर मैं कोई सबस्टिट्यूएंट इसमें सबस्टिट्यूट कर रहा हूँ तो वी विल गेट ए सिंगल मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन। मगर अगर हम इस मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन को कन्वर्ट करें इन डाई सबस्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर ये जो मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, जैसे कि यहाँ पे और मैंने लिखा, अगर मैं इसमें डाई सबस्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना चाहता हूँ बाय सबस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोफाइल, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो डाई सबस्टिट्यूटेड बेंजीन हमें मिल जाएगा, तो वो डाई सबस्टिट्यूटेड बेंजीन हमें जो मिल जाएगा वो कैसा बन जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप पर। एक्चुअली यही ये जो यहाँ पे मैंने आर दिखाया है, ये ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना चाहिए। ये जो एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप है, इस ग्रुप की जो ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को सबस्टिट्यूट करे टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये यहाँ पे मैंने आर रखा है, तो बेंजीन में जब आप पहला ग्रुप डालेंगे उस ग्रुप के हिसाब से जो दूसरे पोजीशंस होते हैं उनको हम डिजिग्नेट करते हैं। जैसे कि इट इज़ 1 2 3 4 5 6 and this position is called ortho position, it is called meta, it is called para, it is again called ortho, it is meta। तो हमें मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 किस्म के पोजीशंस होते हैं, 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सबस्टिट्यूट होगा वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, क्या ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, क्या ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय दिस आर। तो इस ग्रुप की ये एबिलिटी कि ये डायरेक्ट करे इनकमिंग ग्रुप को टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, द ability of a group, the ability of a group already present in the benzene ring to direct the incoming group to a particular position, to a particular position is called the directive influence of a group।
तो एक्चुअली यही ग्रुप डिसाइड करेगा जो मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, जो इसमें पहला जो मोनो सबस्टिट्यूएंट होगा, जो यहाँ पे जैसे कि आर है, यही डिसाइड करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे आ जाएगा। क्या ये आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा या पैरा पोजीशन पे, जो दूसरा सबस्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे आ जाएगा। तो जो ऑलरेडी बेंजीन में पहला सबस्टिट्यूएंट है, पहला, यही डिसाइड करेगा। इस ग्रुप की जो एबिलिटी है टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ए पर्टिकुलर पोजीशन, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप। तो जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप है, उस बेसिस पे जो वेरियस सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ ग्रुप्स अगर बेंजीन में होंगे तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या आर्थो पोजीशन पे भेजते हैं या पैरा पोजीशन पे या दोनों पे। दे आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और कुछ ग्रुप्स में जो पहले से बेंजीन में होंगे उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को भेजते हैं मेटा पोजीशन पे। दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो हमें दो किस्म के ग्रुप्स मिलते हैं। वन इज कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये वो सबस्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स हैं विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये इनकमिंग ग्रुप्स स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स को डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। द सबस्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स which direct the incoming electrophile to ortho and para positions are called ortho para directing groups, are called ortho para directing groups। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर CH3 होगा, अगर बेंजीन में क्या ग्रुप होगा, CH3, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो CH3 ग्रुप क्या है फिर, इट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसी तरह से CH2 CH3, इसी तरह से है Cl, इसी तरह से है OH, इसी तरह से है NH2, इसी तरह से है I, etc. They are all ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मतलब बेंजीन में इनमें से कोई ग्रुप अगर होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, अगर हमारे पास है ये है CH3 ग्रुप, इट इज़ मिथाइल बेंजीन। अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे विथ कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2 पॉजिटिव होता है तो वो पैरा और आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हमें मिल जाएगा।
तो ये है मिथाइल ग्रुप, तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इस तरह से ये है CH3, तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है ये आर्थो प्रोडक्ट है इस हिसाब से, और ये है पैरा प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड आर्थो नाइट्रो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्थो नाइट्रोटोलुइन, एंड इट इज़ कॉल्ड पैरा नाइट्रोटोलुइन। इट इज़ आर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड इट इज़ पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो इस तरह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इन्हीं पोजीशन पे भेजेगा। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता है, आर्थ और पैरा पोजीशन पे ही आएगा। और जिस पोजीशन पे आ जाएगा वहाँ से चूँकि H निकलेगा, तो वो H अगर NO2 यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे HO बच जाता है, HO और वो H, और मिलेगा हमें यहाँ पे वाटर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, इनफैक्ट यहाँ पे आर्थो और ये पैरा है, और आर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप्स एक दूसरे के नज़दीक हैं, और पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप्स दूर दूर हैं। तो नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शंस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शंस होती हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। तो इन दो में मेजर प्रोडक्ट यही बनता है जो स्टेबल होगा। ये भी बनता है मगर ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। तो जनरली आप देखेंगे आर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट होगा, यू विल फाइंड पैरा प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट, और आर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा। जो रीज़न है दैट इज़ जो आर्थो प्रोडक्ट है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। अब मसला ये है कि ये ग्रुप्स जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर आप पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे, अल्काइल ग्रुप्स को छोड़कर, अगर आप ये दो ग्रुप्स छोड़कर देखेंगे, यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच है, जो भी ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ, उस ग्रुप का जो एटम बेंजीन के साथ अटैच होगा वहाँ पे लोन पेयर होगा। जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये आप देखोगे ये लोन पेयर्स बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से नीचे आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊँ यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन अगर मैं पहले ये ले लूँ, अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बेंजीन में वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी वो हम समझ सकते हैं बाय कंसिडरिंग इट इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट इट इज़ कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के साथ अटैच होता है OH ग्रुप। इट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम देखेंगे कैसे ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्चुअली क्या होता है, ये लोन पेयर इस तरफ रोज दिखाएगा, तो ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड, 2 हो गए 4, 5, इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी तो उस वक्त ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इस तरह से। तो इसी तरह से अगर ये यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के 2 बॉन्ड, फिर ये बन जाएंगे 2 को 4। यहाँ पे एक्चुअली हर इस
कार्बन के बगैर हर किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड 2 हो गए 4 और हाइड्रोजन के साथ 5, तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, फिर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस तरह से। और ये एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकती, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, इस कार्बन के 2 4 यहाँ पे हाइड्रोजन 5, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक और स्ट्रक्चर जो इसकी बन जाएगी वो ये बन जाएगी, जैसे कि ये, तो इसी तरह से ये यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वापस, तो एक और स्ट्रक्चर ये बन जाएगी इसकी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे 5 चार्ज ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह, ये अपनी जगह पे यहाँ पे। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आती हैं, आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, फिर आर्थो पोजीशन पे। तो अगर नेगेटिव चार्ज इन पोजीशंस पे आती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशंस पे आ जाएगा। दैट इज़ वाई दिस OH ग्रुप इन बेंजीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यही वजह है कि फिनॉल में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को सबस्टिट्यूट करोगे, ये या आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा या पैरा पोजीशन पे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ हर उस ग्रुप के साथ दिखा सकते हैं जहाँ पे जो बेंजीन के साथ एटम होगा वहाँ पे लोन पेयर, जैसे कि अगर ये NH2 होता है तो वहाँ पे N के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाती है, तो स्ट्रक्चर सिमिलरली ऑलमोस्ट ऐसे ही बन जाएंगे, सिंपली OH के बदले NH2 होगा। तो इसी तरह से अगर क्लोरीन, वहाँ पर भी लोन पेयर वो आएंगे नीचे। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं कि हाउ दीज ग्रुप्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मगर अगर हम अल्काइल ग्रुप्स को ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो उनका जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो एबिलिटी है उनकी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एबिलिटी, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इन ग्रुप्स का जहाँ पे एटलीस्ट 1 लोन पेयर है, उस एटम के पास विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, वो लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है एट ऑल द न्यूक्लियर पोजीशंस, मगर ज़्यादा इंक्रीज होती है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इनफैक्ट सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट दीज पोजीशंस। मगर अगर अल्काइल ग्रुप होगा, ये है with groups containing lone pairs, उसके लिए एक्सप्लेनेशन अगर हम अल्काइल ग्रुप्स लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप्स की भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3 है, मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ये एक्चुअली इट इज़ डबल बॉन्डेड कार्बन के अटैच जो कार्बन है इट इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन है दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन।
ये अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट करते हैं इन हाइपर कंजुगेशन। तो ये बॉन्ड यहाँ पे इस तरफ बन जाएगा। तो इस कार्बन के 2, 4 और 5, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से बन जाएगा फिर ये। बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस तरह से। इसी तरह से अगर ये हम इस तरह से देखिए, यह डबल बॉन्ड 2, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है 5, तो उस वक्त ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इस तरह से। तो एक और स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। ये इसी तरह से यहाँ पे हम इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से ये अगर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के 2, 4 और हाइड्रोजन के साथ 5, ये ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। H पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा यहाँ। तो इस कार्बन के 2, 4, 5 ये वापस आ जाएगा। तो इसकी एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी सिंगल बॉन्ड CH। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन ही की तरफ आ जाते हैं। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं किस किस पोजीशन पे, या देखेंगे आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती हैं, दैट इज ऑर्थो, पैरा, फिर आर्थो। मेटा पोजीशन पे नहीं नेगेटिव चार्ज आती हैं। तो इसका मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, वो इन्हीं पोजीशंस पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अल्काइल ग्रुप भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्रुप्स हैं, चाहे ये अल्काइल ग्रुप्स या ये ग्रुप्स जो मैंने यहाँ पे जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, चाहे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना आसान होता है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल इस तरह के जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे जल्दी जल्दी। तो इस वजह से इन ग्रुप्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जनरली एक्सेप्शंस आर देयर, जनरली जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन। और जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐसे बेंजीन की रिएक्टिविटी फास्ट कराते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग groups are called activating groups because they increase electron density in benzene ring except, ये आप याद रखेंगे, हेलोजनस। हेलोजनस भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, मगर ये एक्टिवेटिंग नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग है। वो मैं कोशिश करूँगा बताने की। तो जनरली आप क्या कहेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर
एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. वाई दे आर एक्टिवेटिंग? बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग. उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना आसान होगा. जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं बेंजीन को ले लूँगा, सिंपल बेंजीन को, यहाँ पे बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ में अटैच करूँ CH3. सिंस जो मिथाइल ग्रुप है इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर दोनों के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, सबस्टिट्यूट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा, कहाँ पे जल्दी रिएक्शन दिखाएगा, फास्ट रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो बेंजीन के मुकाबले में, चूँकि यहाँ पे वो ग्रुप है जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के मुकाबले में ज़्यादा ही बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज़्यादा तेज़ होगी बनस्बत यहाँ पे. तो ये जो है, ये जो मिथाइल बेंजीन है, इट वुड बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन में ग्रुप है दैट हैज़ इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन. तो ये था एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. इसी तरह से एक और दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. दूसरा है दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो अगर हम सिंपली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन. ये वो ग्रुप है विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप स्पेशली इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजीशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच, इट इज़ नाइट्रोबेंजीन, इट इज़ नाइट्रोबेंजीन. तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सबस्टिट्यूट करना चाहोगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ जाएगा वो ये डिसाइड करेगा. और ये जो ग्रुप है इसकी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा टू मेटा पोजीशन यहाँ पे. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, नाइट्रो यहाँ पे, तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आप याद रखेंगे. यहाँ पे इट इज़ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन. तो वो ग्रुप जो अगर बेंजीन में होगा फिर वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा टू मेटा पोजीशन, दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो हम ऐसे कहेंगे those groups which direct the incoming electrophile to the meta position in the benzene ring, they are called meta directing groups. ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करते हैं, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे. तो पहले कौन कौन से ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनकी examples of meta directing groups. तो यहाँ पे आप देखेंगे NO2 है, NO2 जो है इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसी तरह से आप देखेंगे CHO, इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसी तरह से आप देखेंगे COH, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. इसी तरह से SO3H एट्सेट्रा, ये सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है. अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्यों हैं, तो हम थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे. एक्सप्लेनेशन, अगर मैं ये दिखाऊं यहाँ पे इट इज़ CO, लेट मैं यहाँ पे CH3 रख रहा हूँ, CH3CO. जिस तरह से ये इट इज़ ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. या चलो हम इसके पहले ये ले लेंगे, दूसरा ही ले लेंगे हम, लाइक दिस. ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है.
इस तरह से। चलो मैं इसकी एग्जांपल देखो, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेंजीन के साथ कोई एटम जो अटैच होगा, जनरली उस एटम के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अटैच थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे इसकी एक रेजोनेट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी, CO नेगेटिव, यहाँ पे H इस तरह से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, CO नेगेटिव। तो इसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी इसी तरह से। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह भी आ सकते हैं इस तरह से, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी, तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगी इसकी इस तरह से, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से, तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। आप देखेंगे इसको, CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप इस इनफैक्ट इट इज़ बेंजल्डिहाइड, अगर आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पे बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ ही जाती है, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो हम ये कहेंगे कि इस ग्रुप की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। मगर अगर आप देखिए कम मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गई, या आती हैं ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे आ जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही कम हुई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा ही कम है तो रिलेटिवली कहाँ पे ज़्यादा होगी, मेटा पोजीशन पे। तो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटा पोजीशन को किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह पे आ जाएगा। दैट इज़ वाई दिस CHO ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। तो ये था रीज़न वाई these meta directing groups, how these meta directing groups direct the incoming electrophile to meta position। एक और बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम करते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इज क्लियर, दीज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मतलब अगर हम बेंजीन को यहाँ पे ले लेंगे और दूसरे बेंजीन के साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना आसान होगा कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे बेंजीन के मुकाबले भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन फास्ट दिखाएगा और ये स्लो दिखाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था हाउ दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड, हाउ व्हाई दीज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब हेलोजनस की बात अगर करेंगे, हेलोजनस थोड़ा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग ये आप याद रखेंगे। जनरली क्या है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं,
जो मेटा डायरेक्टिंग है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, मगर हेलोजन्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मगर यहाँ से डीएक्टिवेटिंग है। अगर हम थोड़ी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, अगर हम यहाँ पे बेंजीन ये क्लोरोबेंजीन लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के साथ लोन पेयर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इस तरह से, यहाँ पे Cl पॉजिटिव तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। तो इसी तरह से अगर आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक डबल बॉन्ड इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी, Cl पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से, दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक और स्ट्रक्चर ये बन जाएगी फिर, जो लास्ट स्ट्रक्चर इस तरह से। अगर आप इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन को देखेंगे, अगर हेलोजन यहाँ पे अटैच होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होती हैं, रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर्स बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसकी जगह पे, आर्थो पैरा फिर आर्थो, तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं जगह पे आ जाएगा। सो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ हेलोजन्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मगर यहाँ पर जो हेलोजन्स हैं चूँकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ही तरफ खींचेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम करेंगे, जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है। तो रेजोनेंस की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मगर इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन्स में होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये था हाउ टू एक्सप्लेन हाउ हेलोजन्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये देखे गए हैं कि इनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये कार्सिनोजेनिक है और इनकी हाई टॉक्सिसिटी भी है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स होंगे, दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आप यहाँ पे दिखाएं डेफिनेशन देंगे, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इट इज़ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इट इज़ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट इज़ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये देखा गया है कि इनका जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ कोल तार। वो कोल तार देखा गया है। और जो भी ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं अलॉन्ग विद बेंजीन, बेंजीन के साथ, बेंजीन एंड मोस्ट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये देखे गए हैं कि दे आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। तो एक और पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, बेंजीन एंड मोस्ट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर कैंसर प्रोड्यूसिंग, दैट इज दे आर कार्सिनोजेनिक। और इनमें जो नोटेबल पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं,
जो कैंसर कॉजिंग है उनमें जो इम्पॉर्टेंट वनस हैं दैट इज़ 1,2 बेंज एंथ्रासीन, इसी तरह से एक और 1,2 बेंज पायरीन, 1,2,5,6 डाई बेंज एंथ्रासीन एट्सेट्रा। इनकी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। इट इज़ 1,2 बेंज एंथ्रासीन, इट इज़ इनफैक्ट एंथ्रासीन, और 1,2 इट इज़ 1,2 बेंज एंथ्रासीन। तो इसी तरह से 1,2 बेंज पायरीन है ये। इसी तरह से है, अगर आप देखेंगे ये एंथ्रासीन और यहाँ पे 1,2 और 5,6 पे बेंजीन अटैच है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 1,2,5,6 डाई बेंज एंथ्रासीन। ये जो ये इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, सबसे पहले जो कैंसर कैंसर की वजह जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कैंसर है दैट इज़ प्राइमरीली एन एनवायरमेंटल डिजीज़। एनवायरनमेंट में अगर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस आ जाएंगे तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एनवायरनमेंट से कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस समहाउ एलिमिनेट करेंगे तो कैंसर होने के चांसेस रिड्यूस होंगे। तो दैट इज़ इट इज़ known that cancer is primarily an environmental disease, and if carcinogens are eliminated from the environment, then one can reduce the incidence of cancer to a great extent. अब ये जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इन्वायरमेंट में आते हैं वो कैसे आते हैं? इनफैक्ट जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर की इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो वहाँ से पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कम्बशन से ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, तंबाकू एट्सेट्रा। इन सब्सटेंसेस की इनकम्प्लीट कम्बशन से पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और दे आर वाइडली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड आर मेजर कॉज ऑफ कैंसर इन ह्यूमन्स। ये देखा गया है जो मेजर कॉज ऑफ कैंसर इन ह्यूमन्स है वो यही पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, तंबाकू एट्सेट्रा। तो एक्चुअली अब ये कैसे कैंसर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन दीज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग दे आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स। जब ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बॉडी में ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो ये फर्स्ट ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ऑक्साइड्स और ये जो ऑक्साइड्स वहाँ पे बनाते हैं दे आर कॉल्ड इपोक्साइड्स। तो पहले ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ह्यूमन बॉडी में इपोक्साइड्स बनाते हैं और ये जो इपोक्साइड्स ये फिर कन्वर्ट होते हैं डाईहाइड्रोक्सी इपोक्साइड्स में। ये जो डाईहाइड्रोक्सी इपोक्साइड्स ये बनाते हैं ये फिर रिएक्ट करते हैं विथ प्यूरिन बेसिस सच एज गवानियन प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए और आरएनए है वहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है दैट इज़ गवानियन, ये एक प्यूरिन बेस है, उसके साथ ये डाईहाइड्रोक्सी इपोक्साइड्स रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये जो बड़े हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो गवानिन के साथ अटैच होता है, ये क्या करता है ये इसको प्रिवेंट करता है कि डबल हीलिक्स जो बेंजीन या डीएनए का होता है
फिर उसमें गवानीन फिट नहीं होता है। तो एक्चुअली मैं इस तरह से यहाँ पे कहूँगा, जो ये प्यूरिन बेसिस हैं, यहाँ पे फिर मैं बताऊँगा, जो ये डाईहाइड्रोक्सी इपॉक्साइड्स बनते हैं विथ न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो वो फिर क्या करते हैं, वो गवानीन के साथ, जो एक प्यूरिन बेस है, ये गवानीन डीएनए और आरएनए में होता है, उसके साथ अटैच होते हैं, और इस गवानीन के साथ ये बिग ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो इस गवानीन के साथ अटैच होता है, इसकी वजह से गवानीन डीएनए की जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स, उसमें फिर वो फिट नहीं आ जाता है गवानीन। तो इससे क्या होता है, इससे डीएनए जो है दैट गेट्स डैमेज्ड, उससे डीएनए डैमेज उसको होता है डीएनए को, एंड दैट डैमेज कॉजेज म्यूटेशंस। तो डीएनए के डैमेज होने से क्या होती है वहाँ पे, म्यूटेशंस, और अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर, और फिर वो अल्टीमेटली कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखेंगे, इट इज़ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इपॉक्साइड बनाते हैं। तो ये इपॉक्साइड्स फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन डाईहाइड्रोक्सी इपॉक्साइड्स बनाते हैं, और जो ये डाईहाइड्रोक्सी इपॉक्साइड्स हैं, ये डीएनए और आरएनए के गवानीन बेस के साथ, प्यूरिन बेसिस लाइक गवानीन के साथ अटैच होकर, उसको सिंपली हम कहेंगे, उसके साथ अटैच होकर डीएनए और आरएनए को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या पैदा होते हैं, म्यूटेशंस। अगर डीएनए और आरएनए डैमेज हुआ तो वहाँ पे म्यूटेशंस होते हैं, और वही म्यूटेशंस अल्टीमेटली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था किस तरह से पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से ये कार्सिनोजेनिक है और किस तरह से कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।